हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से RDXGS गुरु में। दोस्तों, हम यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं। उसमें अगला लेक्चर आज पढ़ेंगे, लेक्चर 12। ठीक है। तो उसमें आज पढ़ेंगे पंचायती राज, नगर निगम, नगर निकाय, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, नगर पंचायत के बारे में। चलो शुरू करते हैं। तो देखो, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व दिए हैं कहाँ से, कहाँ दिए हैं? ये दिए हैं 36 से लेकर 51 तक। 36 से लेकर 51 तक। तो इसी के अंतर्गत अनुच्छेद 40 आता है। उसमें ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है। उसी के तहत उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था लागू करने का उद्देश्य संयुक्त, ये इससे देखो, इसको याद रखना, संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम 1947 पारित किया गया, जिसके तहत वर्ष 1949 में ग्राम सभाओं की स्थापना की गई। कब की गई? 49 में तो की गई। कब? 15 अगस्त 1949 को। उत्तर प्रदेश में पंचायतों की प्रथम प्रथम बार स्थापना 15 अगस्त 1949 को की गई। और इसमें मतदाता बनने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष रखी गई, तथा पंचायतों के सदस्य अथवा ग्राम प्रधान तथा अन्य पदाधिकारियों के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष रखी गई। ये याद रखना। ठीक है। पंचायत के बारे में कुछ और तथ्य हैं पंचायत के बारे में, अब देख लेते हैं उसके बारे में। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर भाई सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात की गई थी। इसमें जो है पंचायतों के गठन की बात की गई थी। उसी के तहत उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 में क्रियान्वित किया गया। कब? क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम 1961 में क्रियान्वित किया गया। उपर्युक्त अधिनियम के अनुसार उत्तर प्रदेश में 3 स्तरीय पंचायत की व्यवस्था लागू की गई, जिसके तहत 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भाग 9 में अनुच्छेद 243 से ए से लेकर 243 ओ तक पंचायती राज संस्थाओं के गठन को संवैधानिक दर्जा दिया गया। समझ गए? 73वां संविधान संशोधन भाग 9 में उसमें भाग 9 जोड़ा गया। उसी के तहत 243 से लेकर 243 ओ तक अनुच्छेद है ये, तक पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। उसी में अब देखो, इसी के अनुक्रम में क्या होता है, उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन अधिनियम 1994। देखो, 1900 पंचायत पंचायत अधिनियम यूपी में कब था? 1949 का चल रहा था पहले से। उसी को संशोधन किया गया कब? 1994 में। और जो 22 अप्रैल 1994 से प्रदेश में लागू हुआ। इसी के तहत पंचायतों का चुनाव कराने के लिए अथॉरिटी कौन होगी? राज्य निर्वाचन आयोग। ये कब से लागू हुआ? 1995 से ये कराए जा रहे हैं पंचायत चुनाव। किसके द्वारा? राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। अच्छा, ये अथॉरिटी कैसे मिली इसको? अथॉरिटी मिलने के लिए सरकार जो है अधिसूचना जारी करती है। तो वो अधिसूचना थी 23 अप्रैल 1994 के द्वारा पंचायतों और नगरों के चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग को अधीनस्थ कर दिया गया, उसको पावर दे दी गई। किसके द्वारा? 23 अप्रैल 1994 की अधिसूचना के द्वारा। और ये शुरू कब से हुआ? 1995 से शुरू हुआ। ठीक है, याद रखना। पंचायतों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने और स्वशासन की इकाई के रूप में सक्षम बनाने के लिए संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है जी। उसमें जो काम थे वो पंचायतों को सौंप दिए गए। अब देखो, यूपी में पंचायत 3 स्तरीय है। क्या क्या? ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। मतलब ग्राम स्तर पर ग्राम की हो गई, क्षेत्र पर मतलब ब्लॉक वाली जो होती है बीच वाली, है ना, जो उसमें 826 लगभग ब्लॉक है ना, तो उसमें क्षेत्र पंचायत हो गई। इसमें वीडियो बनता है ब्लॉक डेवलपमेंट वीडियो, विलेज वाला नहीं, ब्लॉक डेवलपमेंट वाला। और बाकी जिला पंचायत वाला हो गया। ठीक है। तो अब देखो, जिला पंचायत के सदस्य का निर्वाचन कैसे होता है? तो प्रत्यक्ष रूप से होता है, मतदाता चुनते हैं। वहाँ के जो मतदाता होंगे ना उस क्षेत्र के, वो चुनेंगे। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव जो सदस्य चुने जा रहे हैं वो अपने में से ही चुनते हैं। ठीक है। ऐसे ही सेम क्षेत्र पंचायत का है। सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं द्वारा, और क्षेत्र पंचायत के प्रमुख बोलते हैं उसको, क्षेत्र पंचायत प्रमुख बोलते हैं उसको, और उप प्रमुख होते हैं। एक प्रमुख और एक उप प्रमुख होगा। इनका चुनाव अपने ही सदस्यों में से वो आपस में करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, ग्राम पंचायत के बारे में थोड़ा गहराई से पढ़ते हैं। ठीक है जी। देखो, ग्राम पंचायत का अध्यक्ष कौन होगा? ग्राम प्रधान होगा। ग्राम प्रधान देखा होगा आपने, इलेक्शन भी किया होगा भाई ग्राम प्रधान के लिए। तो अब देखो कैसे होता है इसका। ग्राम पंचायतों का गठन कब हुआ? यथासंभव 1000 की आबादी पर। देखो, अब एक चीज़ समझना, एक दो चीज़ होती हैं, एक होती है ग्राम पंचायत और एक होती है ग्राम सभा। पंचायत कौन है और सभा कौन है, अभी बताता हूँ। देखो, कम से कम 1000 आबादी होगी तब ग्राम पंचायत का गठन होगा, याद रखना। 1000 से कम आबादी है तो ग्राम पंचायत का गठन नहीं होगा। अब देखो, मान लो आपके यहाँ पे 1000 आबादी है तो ग्राम पंचायत गठन हो जाएगा। अब वहाँ पे 600 लोग ऐसे हैं जो वोट कर सकते हैं, तो ये 600 लोग जो हैं इनसे मिलकर बनेगी ग्राम सभा। अच्छा, अब 1000 की आबादी पर 9 सदस्य ग्राम पंचायत में हो सकते हैं। अच्छा, ये जनसंख्या के हिसाब से है, तो इन 9 सदस्यों से मिलकर बनेगी ग्राम पंचायत। समझ गए? जो सदस्य जितने बन सकते हैं, मैक्सिमम सदस्य, उनसे बनेगी ग्राम पंचायत। और जितने भी लोग हैं जो वोट कर सकते हैं, केवल लोग नहीं, जो वोट करने के अधिकारी 18 वर्ष के उम्र जिनकी हो गई और वोटिंग लिस्ट में नाम है, उनसे बनेगी ग्राम सभा। ठीक है। अच्छा, ग्राम प्रधान का और ग्राम पंचायत सदस्य का, ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य का इलेक्शन कौन करता है? प्रत्यक्ष रूप से होता है। और ग्राम सभा वही 600 लोग जो बताया मैं, मतदान करने वाले 18 वर्ष वाले, उनके द्वारा मतदान किया जाएगा।
उप प्रधान का चुनाव कैसे होता है? उप प्रधान क्या है, जो ये 9 सदस्य थे ना, 9 सदस्य मतलब जनसंख्या के हिसाब से 9, 11, 13, 15 कुछ भी हो सकते हैं। तो ये जो है इन सदस्य, यही सदस्य आपस में से एक को जो है क्या चुन लेते हैं, अपना उप प्रधान चुन लेते हैं, है ना। जैसे वो तो है ना, कौन से, पहलाचा थे ना उप प्रधान, तो वो पंचायत सदस्यों से चुने थे। ठीक है, जीतू वाली मूवी, जीतू भैया कौन है, वीडियो, ठीक है पंचायत पंचायत वेब सीरीज, ठीक है, याद कर लो। ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या निर्धारण कैसे होगी, मतलब कितने सदस्य होंगे ग्राम पंचायत में, कैसे संख्या निर्धारित होगी, तो ये जनसंख्या पर, उस गांव की जो जनसंख्या है, उस पंचायत की जनसंख्या है, उसके अनुसार। तो कैसे है, अगर 1000 तक की जनसंख्या है तो 9 सदस्य, अगर 999 है तो ग्राम पंचायत गठन नहीं होगा। दूसरा, 1000 से 2000 लोग हैं तो भैया 11 सदस्य होंगे उसमें ग्राम पंचायत में। 2000 से और 3000 तक के बीच में लोग हैं, 3000 तक लोग हैं तो भैया 13 सदस्य होंगे। और 3000 से ऊपर हैं, 3000 से ऊपर लोग हैं उस पंचायत में, तो 15 सदस्य होंगे ग्राम पंचायत में। ठीक है, अच्छा, किसी भी कीमत पर 15 से ज़्यादा सदस्य नहीं होंगे, मैक्सिमम 15 सदस्य ही होंगे। ठीक है, ये फैक्ट याद रखना। अब पढ़ेंगे ग्राम पंचायत की बैठकों के बारे में। तो इस बैठकों के लिए एक सचिव चाहिए, है ना। तो सचिव कौन है, सचिव जीतू भैया हैं, पंचायत मूवी पंचायत वेब सीरीज वाले देखे हैं ना, तो वही उसी को बोलते हैं वीडीओ, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, बी नहीं है, वी है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्राम विकास अधिकारी। ये पंचायत का सचिव होता है, इसी की अध्यक्षता में क्या होती है, मीटिंग होती है। अच्छा, एक ग्राम अधिकारी, एक ग्राम विकास अधिकारी वर्तमान में 5 ग्रामों की पंचायतों को चला रहा है भैया। सचिव जी जो है ना 5 पंचायतों को चला रहे हैं। और अब इनकी बैठक की बात करें तो 2 लगातार बैठकों के बीच, 2 लगातार जो बैठक होंगी उनके बीच 2 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से। पंचायत की बात कर रहा हूँ। दूसरा क्या है, ग्राम पंचायत, ग्राम संपादन हेतु ग्राम पंचायत की बैठक सामान्यतः प्रत्येक माह होगी, सामान्यतः प्रत्येक माह होगी, लेकिन 2 बैठकों के बीच 2 महीने से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। अच्छा, जब पहली बार इलेक्शन होने के बाद बैठक होगी ना ग्राम पंचायत की, तो ये 30 दिनों के अंदर, इलेक्शन होने के 30 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से बैठक हो जानी चाहिए। ठीक, अब देखते हैं अगली चीज़ क्या है, एक बार सेट कर लेते हैं। चलो, अगली चीज़ क्या है, ग्राम सभा। वही 600 लोग जो थे वोट देने वाले, उनकी है ग्राम सभा। इनकी जो है प्रत्येक वर्ष 2 सामान्य बैठक होना चाहिए इसकी, एक वर्ष में 2 बैठक होनी चाहिए। कब कब होती हैं, प्रथम बैठक होगी खरीफ की फसल कटने के बाद खरीफ की बैठक, और दूसरी बैठक होगी रबी की फसल कटने के बाद रबी की बैठक। खरीफ मतलब यानी बाजरा, ज्वार, हाँ, अरहर, ये सब कट जाते हैं ना, कब, अक्टूबर नवंबर में, तो ये उस टाइम पे होगी। एक होगी अभी रबी की बैठक, कब, तो रबी की फसल कटती है कब, ये अभी कटी है ना भाई, मसूर, गेहूँ, जौ, ये सब रबी की हैं, तो ये अप्रैल मई मान लो। ठीक है, ये 2 बैठक अनिवार्य रूप से होनी चाहिए ग्राम सभा की। अब ग्राम प्रधान को हटाने का तरीका या प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले ग्राम प्रधान को हटा कौन सकता है, ग्राम पंचायत के सदस्य जो हैं वो हटा सकते हैं। तो ग्राम पंचायत द्वारा एक विशेष बैठक बुलाई जाएगी, वो पंचायत के सदस्य एक विशेष बैठक बुलाएंगी, जिसकी सूचना 15 दिन पूर्व अनिवार्य रूप से प्रधान को दे दी जाएगी। अच्छा, अब देखना इस बैठक में ग्राम सभा के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा प्रधान को हटाने का प्रस्ताव पारित किया जाए। देखो, पंचायत उसकी बैठक बुला सकती है, ग्राम पंचायत के सदस्यों में बैठक बुला सकते हैं, ग्राम सभा के सदस्य भी उसमें उपस्थित होंगे। कितने, ग्राम सभा के उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 बहुमत होगा तभी हट सकता है। लेकिन इसमें एक कंडीशन और है, उसकी गणपूर्ति भी होनी चाहिए। गणपूर्ति मतलब क्या है, जितने भी उसको प्रधान को हटाने के लिए बुलाई गई बैठक, जितनी बैठक है ना, विशेष बैठक है, उसके लिए गणपूर्ति होना आवश्यक है। अब गणपूर्ति कैसे होगी, उस ग्राम सभा के वही 600 लोग के 1/3 सदस्यों का होना, मतलब 600 का 1/3 कितना होगा, 200, मतलब 200 सदस्य होने ही चाहिए। ये सही, ये है उसका हटाने के लिए। अच्छा, अब देखो कंडीशन हो गई, ग्राम पंचायत ने बैठक बुलाई किसकी, अपनी पंचायत की और सभा की, उसमें कम से कम 2/3 लोग होने चाहिए शामिल, मतदान देने वाले, उपस्थित होने वाले जो हैं, और गणपूर्ति भी होनी चाहिए, 1/3 सदस्य होने चाहिए उस ग्राम सभा के। अच्छा, अब देखो, गणपूर्ति या किसी अन्य कारण से अगर बैठक असफल होती है और ग्राम प्रधान को हटाने का फैसला जो है नहीं हो पाता है किसी कारण से, तो उसके हटाने के लिए अगली बार दूसरा प्रकार का जो प्रस्ताव है बैठक के 1 वर्ष के भीतर नहीं लाया जाएगा। समझ गए। अब बैठक बुलाई, बैठक में किसी कारण से प्रस्ताव पास नहीं हो पाया, तो अगला जो प्रस्ताव है 1 वर्ष से भीतर नहीं लाया जा सकता है, मतलब अगला प्रस्ताव आएगा तो 1 वर्ष के बाद ही लाया जा सकता है, ये कंडीशन है। अब पढ़ेंगे राज्य वित्त आयोग के बारे में। तो भैया राज्य वित्त आयोग कहाँ है, भारत के संविधान अनुच्छेद 243 में राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा। प्रथम राज्य वित्त आयोग का गठन कब हुआ, 1994, यूपी में प्रथम राज्य वित्त आयोग का गठन 1994, वो यदि सूचना के बाद, ठीक है, 1994 हुआ। अच्छा, अगला देखते हैं,
उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 वही था ना 47 में, यथा संशोधित कब हुआ? संशोधित 1994 में संशोधित हुआ ना, कि धारा 32 क के प्रावधानों के अंतर्गत राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करेगा। मैंने बता ही दिया आपका। अब देखो, पंचायती राज संस्थाओं के अंश से जो पंचायती राज संस्थाओं को जो पैसा मिलता है ना, उसमें से कैसे कैसे बंटवारा होगा। देखो, सबसे पहले तो ये बंटवारा देख लेते हैं। इसमें देखो, ये भी नहीं पड़ा ना हमें, संप्रीति नगर निकायों को कुल विभाज्य पूल का 60% तथा पंचायती राज संस्थाओं को 60%। अब ये समझ लो, थोड़ा ये ज़्यादा गहराई से लिख रहा है, ज़्यादा क्रिटिकल लिख रहा है। मैं तो आपको सिंपल भाषा में बताता हूँ। देखो, मान लो हमको 1,000 रुपये बांटने हैं, 1,000 रुपये हमको राज्य को मिले पंचायतों के लिए, पंचायत और नगरों के लिए, तो उसमें से 600 रुपये दिए जाएंगे। 1,000 में 60% में 600 रुपये, 600 रुपये दिए जाएंगे नगर निकायों के लिए, और 40 रुपये 400 रुपये यानी 40% ये दिए जाएंगे पंचायतों के लिए। लेकिन अब जो ये 400 रुपये दिए गए, 40% जो दिया गया पंचायतों के लिए, उनमें से ही बंटवारा होगा। कैसे होगा? 20% जिला पंचायतों के लिए, 10% क्षेत्र पंचायतों के लिए, और 70% ग्राम पंचायतों को। देखो, 70% ग्राम पंचायतों को, क्योंकि काम ग्राम में ही होता है ना भैया, ग्राम पंचायतों से असली काम होता है। तो इसलिए 70% ग्राम पंचायतों को, क्षेत्र पंचायतों को 10% और 20% जिला पंचायतों को। ठीक है, समझ गए? अब देखो, 1,000 रुपये थे, 600 दिए नगर निकायों को, 400 ग्राम पंचायतों को, 400 में से फिर ये बंटवारा किया, है ना, उसमें लगा लो 20%, 10% और 70% का। ठीक है, चलो प्रमुख परीक्षा उपयोगी कुछ तथ्य देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में नवीनतम छठे पंचायत आम चुनाव कब हुए? 21 अप्रैल 2021 में हुए। अभी जो छठे पंचायती जो चुनाव हुए ना, तो अप्रैल 2021 में 4 चरणों में संपन्न हुए हैं। इसकी अधिसूचना कब आई? किस अधिसूचना के अंतर्गत? वही अधिसूचना भैया, 23 अप्रैल 1994 के तहत पंचायतों के नगरीय और निकायों का चुनाव कौन कराएगा? राज्य निर्वाचन आयोग करेगा। वही चीज़ में वित्त आयोग का गठन भी इसी अधिसूचना के तहत कौन करेगा? राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल करेगा। और भैया, नगर निकायों के चुनाव भी राज्य निर्वाचन आयोग करेगा। उसी अधिसूचना में ये चीज़ बताई गई। कब से करेगा? 1995 से करेगा। पंचायतों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग 1995 से करेगा। ये चीज़ उसी अधिसूचना में बताई गई थी। अच्छा, अब देखो, ये चीज़ याद रखना, ये जो चुनाव हुए हैं ना 2021 वाले, 4 चरणों में जो हुए है ना अप्रैल 2021 में, तो ये 75 जिला पंचायतों में। तो ये पूछेगा क्वेश्चन, जिला पंचायत कितनी हुई? 75। कुल क्षेत्र पंचायत यानी ब्लॉक कितने हो गए? 826। और ग्राम पंचायत कितनी है? 58,176। याद रखना, ऐसे क्वेश्चन आता है। 75 जिला पंचायत हो गई, 75 भाई जिला पंचायत हो गई, 826 ब्लॉक है तो 826 क्षेत्र पंचायत हो गई, और 58,176 क्षेत्र ये ग्राम पंचायत हो गई। ठीक है जी। अब देख लेते हैं नगर निकाय के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य नगर निकाय के बारे में। ठीक है, तो निगम निकाय प्रणाली के लिए विशेष व्यवस्था क्या? 74वां संविधान संशोधन किया गया था 1992 में। उसमें भाग 9 क्या जोड़ा गया, लेकिन अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? 243 से लेके 243 तक। ये तो पढ़े हैं हम संविधान में। ठीक है, लेकिन अब ये चीज़ देखो, निगम में निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या 60 से तो कम नहीं होगी और 110 से अधिक नहीं होगी। किसी भी निगम में 60 से सदस्य कम नहीं होंगे और 110 से अधिक नहीं हो सकते हैं। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश में नगरीय स्वायत्त शासन कब से शुरू हुआ? संयुक्त प्रांत नगर पालिका अधिनियम 1916। संयुक्त प्रांत नगर पालिका अधिनियम 1916 के तहत वर्ष 1916 से ही उत्तर प्रदेश में नगरीय स्वायत्त शासन शुरू हुआ। लेकिन उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 के तहत इसको अधिनियमित किया गया, इसमें फेरबदल किया गया। ठीक है जी, याद रखना, 1916 में पहली बार नगर स्वायत्तता शुरू हुई। नगरों के प्रकार को कौन घोषणा कर सकता है? किस प्रकार का नगर होगा? तो उसकी घोषणा राज्यपाल और तटीय राज्यपाल कर सकते हैं। अगला, उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के प्रकार कितने हैं? 3 हैं, नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत। ठीक है, तो नगर निगम देख लेते हैं, पालिका का काम खत्म करके फिर नगर निगम पढ़ेंगे। नगर पालिका प्रादेशिक क्षेत्र राज्यपाल द्वारा अधिसूचित किया। नगर पालिका का क्षेत्र कौन सा होगा, इसको कौन अधिसूचित कर सकता है? कौन अथॉरिटी है? राज्यपाल अथॉरिटी है। अब देखो, नगर निगम में 3 तरह के सदस्य होते हैं। कौन से? एक मेयर, एक उपमेयर और 3 प्रकार के सभासद। देखो, एक मेयर, एक उपमेयर और 3 प्रकार के सभासद। अब पहले मेयर देख लेते हैं, फिर सभासदों की बात बाद में देखेंगे। मेयर का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है, जनता करती है। उस नगर निगम की जनता प्रत्यक्ष रूप से इसका चुनाव निर्वाचन करती है। प्रत्येक मेयर 5 वर्ष हेतु अपने पद पर रहता है। पद धारण की देखो, एक चीज़ है, प्रधान के लिए था 1 वर्ष के भीतर उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी, अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। लेकिन यहाँ मेयर के खिलाफ पद धारण से 2 वर्ष के अंदर कोई भी अविश्वास प्रस्ताव मेयर के खिलाफ नहीं लाया जाएगा। 2 वर्ष के बाद ही लाया जा सकता है। अच्छा, अब मैं बता रहा था ना, एक मेयर, एक उपमेयर और 3 प्रकार के सदस्य। तो ये क्या है, कैसे? तो 3 प्रकार के सदस्य होते हैं ना, उनमें भी देखो कौन से होते हैं 3 प्रकार के सदस्य। एक होते हैं निर्वाचित, एक होते हैं मनोनीत और एक होते हैं पदेन सदस्य। तो निर्वाचित निर्वाचन हो गया,
मनोनीत भाई जिनको मनोनीत करेगा राज्यपाल करेंगे, या कोई जिनको अथॉरिटी दी है वो मनोनीत करेंगे, राज्यपाल ही करते हैं। लेकिन पदेन सदस्य को समझ लेते हैं। पदेन सदस्य कौन होंगे? तो भैया एमएलए, कौन से एमएलए? दोनों, विधानसभा विधान परिषद के एमएलए ये पदेन सदस्य होंगे। दूसरा लोकसभा और राज्यसभा के एमपी, ये उसके पदेन सदस्य होते हैं। ठीक है, याद रखना। अच्छा, अब जो मैं बता रहा था 2 वर्ष के अंदर उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। अगर 2 वर्ष के बाद अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और वह पारित नहीं हो पाता है तो फिर से 2 वर्ष तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। ये फैक्ट याद रख लेना। ठीक है, तो ये हमारा आज का हो गया लेक्चर कंप्लीट। आशा है आप लोगों को पसंद आएगा। थोड़ा सा बड़ा हुआ 1-2 मिनट, कोई बात नहीं, आप लोग समझिए, चीज़ें समझाने वाली थी। आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो लोगों को बताइए, शेयर वेयर करते रहिए, है ना, लाइक भी करिए बीच में। ओके, थैंक यू सो मच।